प्रिय श्रोता, इस संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय विधि संस्थान को आप लोगों से संविधान और उसमें निमित्त मूल्य कर्तव्यों के विषय पर बात करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। हमें आशा करते हैं कि इस माध्यम से आप संविधान और मूल्य अधिकारों की संक्षिप्त और रोचक व्याख्या करने में सक्षम होंगे। हालांकि हम अक्सर ही राज्य द्वारा आश्वस्त मूल अधिकारों के बारे में सुनते और पढ़ते हैं, परंतु हमारे राज्य और हमारे साथी नागरिकों के प्रति हमारे कुछ मूल कर्तव्य भी हैं, जिनके बारे में हमें बहुत कम चर्चा सुनने को मिलती है। इसीलिए आज हम आपसे हमारे मूल कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे, जिसकी बाध्यता का स्रोत है हमारा संविधान। आइए अब हम संविधान के कुछ मूल तत्वों के बारे में जानें। संविधान को राज्य की रीढ़ और उसकी संरचना कहा जाता है। राज्य की सभी प्रणालियां संविधान से ही अपनी वैधता प्राप्त करती हैं। इतना ही नहीं, चूंकि हमारे देश के सारे कानूनों की नींव भी भारत का संविधान ही है, ये कानून भी संवैधानिक मूल्यों की मर्यादा को नहीं लांघ सकते। अतः संविधान हमारे देश के सामाजिक, राजनैतिक और विधीय कोड को स्थापित करता है। हमारे देश में आजादी के तत्पश्चात कुछ समय तक भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू रहे। इन दोनों अधिनियमों को निरस्त करते हुए 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान सभा के द्वारा भारत संविधान को अपनाया, जिसको हम संविधान दिवस या कानून दिवस के रूप में भी मनाते हैं। संविधान अपनाने के बाद अगले ही वर्ष 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू भी हुआ और इस दिन को हम गणतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हमारा संविधान 22 भागों में बटा हुआ है, जिसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा द्वारा पारित प्रस्तावना आज इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह प्रस्तावना हमारे संवैधानिक मूल्यों और इसमें निमित्त सारे अनुच्छेदों के केंद्र में है। इसी के साथ यह भी जानना अनिवार्य है कि चूंकि किसी भी देश के संविधान को समाज और देश की जरूरतों के अनुसार ढलना होता है, इसीलिए भारत के संविधान में भी समय समय पर काफी बदलाव आए हैं, जिसमें से नवीनतम 103वां संशोधन 8 जनवरी 2019 को पारित किया गया है, जो कि सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने से जुड़ा हुआ है। भारत का संविधान किसी बाहरी सत्ता द्वारा हम पर लाद दिया गया आज्ञा पत्र नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत दस्तावेज है, जो जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति के आधार पर अस्तित्व में आया है। इस अर्थ में कि हम भारत के लोगों ने इस संविधान को आत्मार्पित किया है। यह एक ऐसा अति पवित्र पाठ है जिस पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है और इसके द्वारा हमने राज्य के प्रति निष्ठा को बाध्यकारी रूप में स्वीकार किया है। सरल पारिभाषिक शब्दों में यह हमारे स्वयं के द्वारा स्वीकार किया गया अनुल्लंघनीय आदेश है, जिसका हम संविधान का सम्मान करते हुए पालन करते हैं। और हम वे लोग हैं जो राज्य के माध्यम से स्वयं अपने पर शासन करते हैं। संविधान के अनुपालन के क्रम में हम उन आदर्शों का सम्मान करते हैं जिन्हें हमने अपने लिए अपनाया है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान को अपने हृदय में स्थान देने के लिए ये अनुभूति अपरिहार्य है।
इसीलिए यह अनिवार्य है कि सभी लोग संविधान की आधारभूत समझ रखें ताकि उन आधारभूत सिद्धांतों का महत्व समझ में आ सके जिनके आधार पर राज्य संचालित होता है। इससे हमें अपने लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को समझने, उनका पालन करने और यह निश्चित करने में सहायता मिलती है कि राज्य इन्हीं अनुल्लंघनीय आदेशों के आधार पर कार्य करता है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। किसी भी कानून अथवा नीति को इसके सिद्धांतों का अनादर नहीं करना चाहिए और न हमें जनता को संविधान के विरुद्ध कोई भी कार्य करना चाहिए। इसी के साथ यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि यह तात्कालिक परिस्थिति में उभर आए मुद्दों की व्याख्या भर करने के लिए निर्मित किया गया कोई तकनीकी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह परिवर्तनशील सामाजिक परिस्थितियों के आलोक में विकसित होता एवं बढ़ता हुआ एक जीवंत दस्तावेज है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सत्ता में बैठे लोगों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान में हेरफेर किया जा सकता है, बल्कि हमारे संविधान की रेखांकित की जा सकने वाली विशेषता यह है कि उसमें सामाजिक परिस्थितियां में होने वाले परिवर्तन को ग्रहण करने की क्षमता विद्यमान है। भारत का संविधान कठोरता और नमनीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। जब संविधान हमें यह मांग करने का अधिकार देता है कि राज्य उसके मानदंडों से बंधा हुआ हो, तो उसके साथ ही हमें यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी देता है कि हमारा लोकतंत्र स्थायी, मजबूत और स्थिर रहे। संविधान के बारे में चर्चा करने के बाद आइए यह मूल्यांकन करें कि संवैधानिक विधि क्या है। संवैधानिक विधि संविधान को पढ़ने, समझने और लागू करने के बारे में राष्ट्र के न्यायालयों की अभिमतों के आधार पर निर्मित नियमों और सिद्धांतों का एक ढांचा है। यह व्याख्याएं संविधान के लचीलेपन को कार्यान्वित करती है। जैसे ही ऐसी नई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिन पर संविधान का प्रारूप निर्मित करते समय विचार नहीं किया गया है, न्यायालय उनके समाधान के लिए संविधान में विद्यमान सिद्धांतों और मूल्यों का उपयोग करते हैं। यह व्यवहार इस दस्तावेज को हर समय विकासमान और जीवंत बनाए रखता है। संविधान में निर्धारित व्यवस्था का पालन करते हुए विधायिका द्वारा इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। संविधान सभा में हुए गहन विचार विमर्श और बहसों के पश्चात हमारा संविधान अस्तित्व में आया। वहां सदस्यों ने पर्याप्त समय लगाकर तय किया कि कौन से प्रावधान सम्मिलित किए जाएं, कौन से पदबंधों का प्रयोग किया जाए और कौन से सरोकारों को ध्यान में रखा जाए। संविधान का गहराई से मूल्यांकन करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा की बहसों का अध्ययन भी किया जाए, जिसमें संविधान सभा के पूरे कार्यकाल में सदस्यों के प्रस्ताव, आपत्तियां और भाषण विस्तार से दर्ज है। ऐसा करने से हमें संविधान के प्रारूप में एक एक अनुच्छेद को सम्मिलित किए जाने के पीछे की वजह मालूम पड़ेगी। हो सकता है आपको अचरज हो रही हो कि संविधान का अध्ययन करना क्यों चाहिए। हमारे पास इसके भी समाधान है। न केवल कानून से जुड़े हुए लोगों, बल्कि भारत के समस्त नागरिकों के लिए यह अति आवश्यक है कि वे भारत के संविधान के प्रावधानों की प्राथमिक जानकारी प्राप्त करें। इसके अनेक कारण हैं। पहला, कि इससे उन आधारभूत सिद्धांतों से घनिष्ठ रूप से परिचित होने में सहायता मिलती है जिन पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। दूसरा, कि इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में सोचने और उनका प्रयोग करने से हमें अपने समग्र बौद्धिक विकास में सहायता मिलती है। हमें अपने कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, हमें अपने राष्ट्रीय जीवन के लक्ष्यों और उद्देश्यों से सामंजस्य स्थापित करते हैं और हम राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में प्रभावशाली सहयोगी बनते हैं। संविधान की प्राथमिक जानकारी की चर्चा के बाद आइए अपने मुख्य विषय मूल कर्तव्यों की ओर बढ़ें। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये कर्तव्य अपने स्वभाव में आधारभूत है, जिसका अर्थ है कि इनमें वे मूल
अपेक्षाएं प्रतिबिंबित होती हैं, जिनके जरिए समाज ने अपने नागरिक बनाए हैं। ये संविधान के मूल प्रारूप का हिस्सा नहीं थे, बल्कि इन्हें सन 1976 में संविधान में अनुच्छेद 51A जोड़कर शामिल किया गया। ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। नागरिकों के लिए निर्धारित मूल कर्तव्यों को लोगों में सामूहिक संप्रभुता से जुड़ी शक्तियों के उपसाध्यों के रूप में देखा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि हमने अपने लिए जो व्यवस्था स्थापित की है, उस व्यवस्था के संचालन के लिए जिम्मेदारियों को भी स्वीकार किया है। साथ ही व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कुछ निर्धारित मानदंडों का पालन हमारे लिए आवश्यक है। हमने राज्य को शक्तियां प्रदान की हैं और अपने हित के लिए संचालित व्यवस्था के प्रति हम उत्तरदायी हैं। आइए प्रत्येक कर्तव्य का मूल्यांकन करें और इस गूढ़ रहस्य को समझने की कोशिश करें कि उसके संदर्भ में हमसे क्या अपेक्षित है। अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि पहला, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान उन निर्धारित आदर्शों तथा सिद्धांतों को अपरिहार्य मानता है जो राष्ट्र का आधार है और समस्त नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके प्रति प्रतिबद्ध रहें। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व आदि वे मूल सिद्धांत हैं जो हमारे संविधान का आधार है। लोकतंत्र का अभिप्राय है जनता का शासन और कानून का शासन। समाजवाद का अभिप्राय है जाति, रंग, मत, लिंग, धर्म और भाषा के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना सामाजिक और आर्थिक समानता। इसी तरह भारत में धर्मनिरपेक्षता का महत्व बहुलतावाद के संदर्भ में है, जिसका अभिप्राय केवल यही नहीं है कि हमारा कोई राज्य धर्म नहीं है, बल्कि हम वास्तव में समस्त विभिन्न आस्थाओं और धर्मों को सम्मान देने और उन्हें मान्यता देने के लिए बाध्य हैं। व्यक्तिगत आजादी का अधिकार असंख्य और निरंतर विस्तारित अधिकारों का समुच्चय है, जैसे आवागमन, आस्था, रोजगार, भाषा, सह नागरिकों के प्रति बंधुत्व की भावना से भरा हुआ मैत्री भाव, जो हमें अपने ही समान दूसरों के अधिकारों और कल्याण के लिए बोलने तथा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यह कर्तव्य हमें राष्ट्र की सत्ता और इसके प्रतिनिधि प्रतीकों के सम्मान के लिए भी आदेशित करता है, जैसे कि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज। हमें यह ध्यान भी रखना होगा कि इस अपरिहार्य अधिदेश के पालन के लिए सम्मान की मात्र बाहरी अभिव्यक्ति ही पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रध्वज के साथ अनेक सिद्धांत भी जुड़े हुए हैं और हमारे जीवन व्यवहार में इनके प्रति सम्मान अनिवार्य है। सबसे ऊपर केसरिया रंग हमारे राष्ट्र की शक्ति और साहस का प्रतीक है। धर्म चक्र के साथ मध्य में स्थित श्वेत पट्टी सत्य और शांति का प्रतीक है। हरा रंग उत्पादकता, विकास और धरती की संपन्नता को प्रदर्शित करता है। चक्र यह दर्शाता है कि गति ही जीवन है, जबकि जड़ता मृत्यु है। राष्ट्रगान एकता, विविधता, राष्ट्र के भौगोलिक सौंदर्य तथा जनता में निहित गौरव के लिए संघर्षरत रहने को प्रतिध्वनित करता है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान हमसे उनके द्वारा अभिव्यक्त भावना से घनिष्ठ रूप से जुड़ने की अपेक्षा रखता है। यह दुख का विषय है कि राष्ट्रध्वज को खरीदने और फहराने, वर्ष में 2 बार सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय भावना पोस्ट करने, राष्ट्रगान के समय खड़े होने आदि के संबंध में सम्मान का भाव आजकल बाहरी प्रदर्शन तक ही सीमित हो गया है, जो इस अधिदेश के अनुपालन के लिए पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रध्वज के प्रति सच्चे सम्मान का अभिप्राय है उन मूल्यों का सम्मान करना जो साहस और शक्ति को आगे बढ़ाते हैं।
और जिन्हें भारत ने उपनिवेशवादी शासन के दौरान विकसित किया था। शांति और सत्य का विस्तार करना, राष्ट्र की समृद्धि और संपन्नता को स्थायित्व देना तथा विकास की दिशा में आगे बढ़ना। राष्ट्रगान के प्रति सच्चा आदर हमसे विविधता का सम्मान और हम जनता के रूप में एकता बनाए रखने की अपेक्षा रखता है। संविधान में निर्मित हमारा दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। स्वाधीनता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्श अधिकांशतः उपनिवेशवादी शासन से मुक्ति, हम भारतीयों को हमारे ही देश में हीन बना देने वाली विदेशी सत्ता की जगह पर एकता तथा जनता के शासन को स्थापित करने की आवश्यकता पर आधारित थे। यद्यपि विद्रोह की प्रारंभिक घटनाएं खूनी मामलों और आक्रामकता से युक्त थीं, किंतु बाद में वे शांतिपूर्ण तथा मजबूत प्रतिरोध वाली बन गईं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों और वर्गों के बीच विद्यमान अलग अलग आदर्शों के कारण भिन्न भिन्न राष्ट्रीय नेता प्रतिरोध से अलग अलग रास्तों के पक्ष में थे। व्यक्तिगत और क्षेत्रीय मतभेद के बावजूद राष्ट्रवादी संघर्ष अखिल भारतीय स्तर पर लोगों की सहभागिता की भावना पर आधारित था। भावना का यह बंधन उपनिवेशवादी अत्याचारों से छुटकारा पाने के प्रारंभिक हित से निर्मित हुआ था। उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष की प्रक्रिया में लोगों ने अपने बीच एकता की खोज करनी शुरू की और स्वाधीनता प्राप्ति के समान उद्देश्यों ने विविधतापूर्ण जनता को एक बना दिया। इसलिए हमारे लिए लोगों के बीच एकता, शांति, सहयोगपूर्ण जीवन और स्वाधीनता संघर्ष द्वारा हमारे लिए उपलब्ध कराई गई लोकतांत्रिक स्वाधीनता को संभाल कर रखने की प्रतिज्ञा का आदर्श है। स्वाधीनता संघर्ष के आदर्श को संभालने के लिए यह आवश्यक है कि एक ऐसे स्वाधीन भारत के सपने को साकार करना जिसमें कानून का शासन सार्थक हो तथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों का सम्मान हो। हमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारे स्वाधीनता संघर्ष में राष्ट्रवादी भावना के अंतर्गत मतभेद को उभारने के स्थान पर विविधता भरे जनसाधारण की एकता का भाव समाहित है। अतः लोगों के बीच अलगाव विविधता में एकता की उस भावना के विरुद्ध है जिस पर हमारा स्वाधीनता संघर्ष टिका हुआ है। यह विविधता में एकता का आदर्श है और हमें लोकतंत्र विरोधी प्रयासों के शांतिपूर्ण प्रतिरोध के कर्तव्य से जुड़ना है। संविधान में निर्मित हमारा तृतीय मूल कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना। हम जिस संप्रभुता और अखंडता को जी रहे हैं वह एक कीमत चुकाकर मिली है। यह कीमत हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने चुकाई है, जिन्होंने उपनिवेशवादी शासन को उखाड़ फेंका और उनके स्थान पर हमें एक लोकतांत्रिक शासन दिया। सैद्धांतिक तौर पर लोकतंत्र में जनता को संप्रभु माना जाता है। सामूहिक रूप में संप्रभु लोग अपने द्वारा निर्मित संविधान के माध्यम से राज्य पर नियंत्रण रखते हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप में लोग इसी राज्य द्वारा नियंत्रित भी होते हैं। संप्रभुता को बनाए रखने में लोगों की भूमिका सर्वोच्च महत्व रखती है। इसीलिए भारत के लोगों की सामूहिक संप्रभुता तभी सुदृढ़ और शक्तिशाली बनी रह सकती है जबकि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का गंभीरता पूर्वक पालन करे। हमारी विविधता संभवतः हमारी अनुपमेय विशेषता है और इसके भीतर छिपी एकता को संभालना हमारे लिए आवश्यक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता राष्ट्रवादी की उन घोषणाओं से ऊपर है जिनमें अपने कर्तव्यों को हम इतिश्री मान लेते हैं। इसके बदले सह नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक नागरिक का एक सकारात्मक कर्तव्य निर्धारित करने की दृष्टि से इस अनुच्छेद का पारायण भी किया जा सकता है। लोगों के भीतर की एकता और अखंडता के भाव से ही राष्ट्र की एकता और अखंडता प्राप्त हुई है
और यह इस राष्ट्र के प्रति जुड़ाव की भावना में प्रभावित होता है। भारत के प्रति हमारी निष्ठा इसके प्रति जुड़ाव की भावना पर आधारित है, जो कि हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत तथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों में समृद्ध है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की संरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने और दूसरों के भीतर यह भाव पैदा करें कि यह हमारा राष्ट्र है। अपनी एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हमें लोगों की एकता को चुनौती देने वाले कारकों तथा सह नागरिकों के बीच भेदभाव पैदा करने वाली मान्यताओं को दूर भगा देना होगा। सह नागरिकों के प्रति निष्ठा और उनके सर्वोच्च हितों को सुनिश्चित करके ही भारत की एकता को सुनिश्चित किया जा सकता है। हमारा चौथा मूल कर्तव्य है देश की रक्षा करना और आह्वान करने जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। लाखों लोगों द्वारा अपनी अपनी क्षमता के अनुकूल सेवा कार्यों में भागीदारी निभाने से अधिकारवादी सत्ता के विरुद्ध भारत की स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया। देश की रक्षा मात्र इसकी भौतिक सत्ता की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक सिद्धांतों जिन पर हमारा देश टिका हुआ है की सार संभाल तक किया जा सकता है। देश की सेवा में लोगों को लोकतंत्र विरोधी आदतों से परे रखने, अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकने और संविधान द्वारा निर्धारित उनकी स्वतंत्रता की रक्षा का भाव भी शामिल है। साथ ही क्योंकि जन सेवा से राष्ट्र सेवा निर्धारित होती है, अतः इसमें शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा तथा लोगों के गुणवत्तापूर्ण जीवन के विकास हेतु सेवा को शामिल किया जा सकता है। इस कर्तव्य को बाहरी चुनौतियों का मुकाबला करने की कर्तव्य भावना की सीमा में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे लगातार निभाए जाने वाले उन दायित्वों में स्थान देना चाहिए जो हमें लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करने और उनके आलोक में काम करने को प्रेरित करते हैं। संविधान में निहित हमारा पांचवा मूल कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। जैसा कि पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है, भारत विविधतापूर्ण लोगों का संगम है, अतः सभी के द्वारा इस भावना का सम्मान किया जाना चाहिए कि इस भूमि के संसाधनों पर सभी का बराबर अधिकार है। धर्मों, भाषाओं, क्षेत्रों, समाज और सांस्कृतिक वर्गों के अनेक रूपता के कारण यह खतरा बना रहता है कि हम में से कुछ असावधानी के कारण दूसरों को अपने से अलग मानकर चले। सामान्य भाईचारे और सामंजस्य की भावना हमसे अपेक्षा रखती है कि हम अपने को नियंत्रित रखें, ताकि हमारी सक्रियता अथवा निष्क्रियता राष्ट्र के लोगों के बीच के समन्वय भाव के लिए खतरा न बन जाए। यह अनुच्छेद हमें उन कार्यों और आदतों से दूर रखने के लिए भी कहता है जो स्त्रियों के लिए अवमानजनक है। हमारे समाज में इनकी भारी प्रासंगिकता है और स्त्रियों के विरुद्ध अवमाननापूर्ण सामाजिक व सांस्कृतिक चलन निरंतर खतरा बने हुए हैं। इनमें से कुछ धारणाएं हमारे मस्तिष्क में इतनी गहराई से खुदी हुई हैं कि इनमें किसी प्रकार के बदलाव का सुझाव चुनौती अथवा हास्यास्पद तथा अन्यायपूर्ण लगती है। जो भी हो, अधिदेश की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए इस प्रकार के चलनों को परे हटाने की दिशा में कार्य करना, व्यक्ति के प्रति सम्मान का भाव विकसित करना और स्त्रियों को समान अवसर प्रदान किए जाने के लिए प्रयास करना अनिवार्य है। संविधान में निर्मित हमारा छठा मूल कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। भारत सभी क्षेत्रों की विविधताओं का घर है। आप इन्हें भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक चलन, क्षेत्रीय रसोई, ऐतिहासिक अंतरागमन, धार्मिक और सामाजिक पहचान, पर्व त्योहार, पर्यावरण और जैव वैविध्य के रूप में समझ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर
दक्षिण भारत के मंदिर, मुगलों के मकबरे और बगीचे, राजमहल और स्मारक, अजंता एलोरा, मूर्तियां, पेंटिंग और भारत भर के समुदायों द्वारा निभाई जाने वाली परंपराओं और संस्कृतियों तक भारत का इतिहास हजारों वर्षों के पार फैला हुआ है। इसके साथ साथ भारत भर में विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है कि अनेक जातियां तथा क्षेत्रीय समुदायों ने इन परंपराओं का संरक्षण किया है और बाद की पीढ़ियों तक पहुंचाया है। हथकरघे से लेकर चीनी मिट्टी के बर्तनों, भोजन, कैरिकेचर, औषधियों, देशीय परंपराओं, कृषि आदि से जुड़े क्षेत्रीय वार्षिक उत्सवों तक लोग विभिन्न अनुपमेय माध्यमों से हमारी संस्कृति को मानते हैं और बढ़ावा देते हैं। अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति सम्मान में यह भाव छिपा है कि हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि भारत समस्त विविधताओं का मिला जुला रूप है और इसकी संरक्षा करना हमारा सामूहिक दायित्व है। इस अधिदेश के अनुपालन के लिए शब्द और गर्व का भाव भर पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कदम उठाना आवश्यक है कि आधुनिकता की भागदौड़ में ये कहीं खो न जाए। ठीक ऐसे ही सांस्कृतिक स्मृति चिन्हों की संरक्षा के लिए केवल सरकार की सहभागिता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सामूहिक जागरूकता आवश्यक है कि इन स्मारकों और कलाकृतियों में हमारे इतिहास की अभिव्यक्ति हुई है। इसीलिए हम इसके बचाव व संरक्षण के लिए अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। हमारा ये कर्तव्य स्मृति चिन्हों के संरक्षण पर जाकर ही पूरा नहीं हो जाता, बल्कि संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली सांस्कृतिक परंपराओं तथा देशीय पहचान के संरक्षण तक इसका विस्तार है। भूमि, पर्यावरण और अन्य कारकों जिनका सांस्कृतिक पहचान से अनिवार्य संबंध है, का संरक्षण भी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को संभव बनाने के लिए आवश्यक है। इस अनुच्छेद की अधिदेश के अंतर्गत संस्कृति और विरासत के संरक्षण के लिए इन अनुषंगी कारकों की ओर अनुकूल ध्यानाकर्षण अनिवार्य है। संविधान में निमित्त हमारा 7वां मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करना और उनका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। भारत के पास समृद्ध जीवन की विविधता है और पर्यावरण है, किंतु हमने इनके सही संरक्षण के प्रभावशाली प्रयास नहीं किए हैं। हम इतने निष्प्रभावी हैं कि अक्सर न्यायालयों, शासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सामने आकर वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण की साधनों को सक्रिय करना पड़ता है। अपने आसपास के पर्यावरण पर अधिकार का हमारा भाव इतना ज्यादा है कि हम एक पल के लिए भी यह नहीं सोचते कि प्राकृतिक संसाधन केवल हमारे नहीं हैं, बल्कि इसमें संसार के सारे जीवों का हिस्सा है। वे जितने हमसे संबंधित हैं, उतनी ही अन्य जीवन के प्राणियों से जुड़े हुए हैं। जंगलों, प्राकृतिक आश्रय स्थलों और संवेदनशील प्राणियों का संरक्षण केवल इसी आधार पर टिका हुआ नहीं है कि मानव जीवन के स्थायित्व के लिए पर्यावरण की रक्षा अनिवार्य है, बल्कि इस मूलभूत समझ पर भी आधारित है कि प्रकृति संपूर्णतः मानव प्रजाति के लिए ही नहीं है और अन्य जीवित प्राणियों को बाहर निकालकर इसका शोषण करना हमारे हक में नहीं है। अब तक जो नुकसान हम पहुंचा चुके हैं, उसे निष्प्रभावी बनाने और आगे विनाश न करने के लिए क्रियात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। बढ़ता हुआ वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण तथा बड़े पैमाने पर जंगलों को उजाड़ते चले जाना धरती पर सभी प्रकार के जीवन को ऐसा नुकसान पहुंचाने वाले कारण हैं, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। बहुत तरह के बहाने बनाकर बुद्धिहीन और बेलगाम ढंग से जंगल उजाड़ना प्राकृतिक आपदाओं और असंतुलन के रूप में विध्वंस का कारण है। अपने जंगलों को बचाकर, नए पेड़ लगाकर, नदियां साफ करके, जल स्रोतों का संरक्षण करके, बंजर धरती, टीलों पर्वतों का पुनर्वनीकरण करके तथा नगरों, गांवों,
एवं औद्योगिक क्षेत्रों के प्रदूषण को नियंत्रित करके हम एक सीमा तक पर्यावरण को बचाने में सहायता कर सकते हैं। स्वयंसेवी नागरिक भागीदारी से हमें आगे बढ़ने के लिए ठोस और रणनीतिक प्रयास करने होंगे। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के निर्माण के लिए ये सरकारी प्रयासों के अनुपूरक होंगे। पर्यावरण हमें भूतकाल से मिली विरासत है, ये सोचने के बदले हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण हम भविष्य से मांग कर लाए हैं। हमारा 8वां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। दशकों से समाज को आफत में धकेलने वाले अंधविश्वासों के परिप्रेक्ष्य में यह कर्तव्य महत्वपूर्ण बन गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभिप्राय है एक ऐसी दृष्टि जो अंधविश्वासों और अंधी आस्थाओं के विरोध में कारण और औचित्य पर आधारित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पिछड़े हुए ज्ञान को पीछे छोड़ने में मदद करता है। इसमें सही निर्णयों को स्थापित करने के उत्साह के लिए ज्ञान प्राप्ति की प्यास और तथ्य प्राप्ति के लिए शोध की लगन आवश्यक है। मानववाद मूलतः भावनात्मक गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है। यह दैवी अथवा अधिभौतिक तत्वों के स्थान पर मनुष्य को सर्वोच्च महत्व देने वाले औचित्यवादी दृष्टि अथवा विचारों की व्यवस्था है। यद्यपि हम काफी लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, भारत महान वैज्ञानिक विकास के साक्षात्कार कर चुका है और अनेक महान वैज्ञानिक मस्तिष्क उत्पन्न कर चुका है, पर फिर भी आगे बढ़ने की प्रासंगिकता बनी हुई है, क्योंकि विज्ञान और मानवतावाद का समाज में एक समान विकास नहीं हो पाया है तथा उन्नति कुछ गिने चुने वर्गों तक ही सीमित होकर रह गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उक्ति का प्रयोग भारत में सबसे पहले सन 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सन 1947 में स्वाधीन भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अवधारणा का विस्तार किया और नागरिकों के मन में इस दृष्टिकोण को बैठाने के लिए राजनीतिक व वैज्ञानिक नेतृत्व को सहमत करने की कोशिश की। यद्यपि इसके पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये उक्ति प्रयोग में नहीं आई थी, लेकिन अनेक समाज सुधारक और विद्वान समाज में वैज्ञानिक मूल्यांकन की प्रवृत्ति को स्थापित करने की वकालत करते थे। एक विकासशील राष्ट्र के रूप में हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम अपनी जिज्ञासाओं पर ध्यान दें, सूचनाओं की खोज करें तथा अपने चारों ओर बिखरे मुद्दों के वैज्ञानिक समाधान प्राप्त करने के प्रयास करें। निरीक्षण की प्रवृत्ति और सुधार की तलाश के लिए सुधार की आवश्यकता है। इसे हमारे मस्तिष्क में बैठाया जाना आवश्यक है ताकि समाज में सच्चे विकास को बढ़ावा दिया जा सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रयोगशालाओं में और प्रयोगों के पारंपरिक विज्ञान के क्षेत्रों में सीमित नहीं कर देना चाहिए, बल्कि अपने व्यापक अभिप्राय के अनुसार इसे समाज विज्ञान के क्षेत्र में उपस्थित होना चाहिए। युवा मस्तिष्कों में अध्ययन और निरीक्षण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए और संसार में फैले सवालों के उत्तर खोजने के लिए आवश्यक जिज्ञासा का विकास जरूरी है। इसके लिए हमारी शिक्षा की संस्कृति को भी भिन्न आलोक में प्रस्तुत होना चाहिए। इससे अध्ययन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा जो हमारे अपने मस्तिष्क के भीतर से प्रकट होगी और वर्तमान ज्ञान तथा अध्ययन के विस्तार के लिए प्रयासरत समाज के निर्माण में सहायक बनेगी। हमारा 9वां मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। हमारे स्वाधीनता संघर्ष का बड़ा हिस्सा अहिंसा और शांति के सिद्धांतों पर आधारित था और अपने जीवन के अंगभूत रूप में उन धारणाओं को संभाल कर रखना नागरिकों के लिए अनिवार्य है। समकालीन भारत में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन अपवाद बन गए हैं। अधिकांश विरोध प्रदर्शनों में सबसे पहला नुकसान सार्वजनिक संपत्ति का होता है। बसें और भवन नष्ट कर दिए जाते हैं। इसके बाद कभी कभी लूट और आगजनी भी की जाती है। अक्सर आम जनता और सार्वजनिक संपत्ति के विरुद्ध निरंकुश हिंसा देखने में आती है। कभी कभी इक्का दुक्का अचानक घटी घटनाएं तो कभी कभी
विशेष लोगों और वर्गों के विरुद्ध सुनियोजित हिंसा। इस प्रकार की घटनाओं में केवल कानूनी और सामाजिक नियम निर्देशों का ही उल्लंघन नहीं किया जाता, बल्कि संवैधानिक अधिदेश हिंसा के त्याग का उल्लंघन भी किया जाता है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के कारण सरकार के नियंत्रण में आने वाली संस्थाएं और संपत्तियां वास्तव में हम सब जनता की होती हैं। धरने प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना वास्तव में अपने को और सहन नागरिकों की उस संपत्ति को, जो दरअसल सामूहिक रूप से हमारी ही है, को नुकसान पहुंचाना है। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन लोकतंत्र की विशेषता है और इनके द्वारा जनता की समस्याएं बहुत अच्छे तरीके से सामने आती हैं। इनसे जनता की सामूहिक आवाज प्रकट होती है तथा महत्वपूर्ण मुद्दे अधिकारियों तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर लोग हिंसा में उलझते हैं तो धरने प्रदर्शन के सभी लाभ व्यर्थता की भेंट चढ़ जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि विरोध की हमारी आवाज सुनी जाए और अन्याय की ओर सही रूप में ध्यान खींचा जा सके, तो हम अपने विरोध प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण प्रतिरोध के सिद्धांतों के आधार पर आयोजित करना होगा। हमारा सर्वोच्च उद्देश्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों से प्रेरित होना चाहिए और प्रतिरोध की तर्क संगत अनुकूलता में ही शांति भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जैसा कि पहले देखा जा चुका है, हमारा राष्ट्रीय संघर्ष भी जन प्रदर्शनों और प्रतिरोध आंदोलनों से जुड़ा हुआ था, लेकिन उनकी चारित्रिक विशेषताओं को अहिंसा और शांति द्वारा परिभाषित किया गया था। इस बात को मस्तिष्क में गहराई से बैठा लेने की आवश्यकता है कि हमने और साथ ही अन्य लोगों ने शांति बनाए रखने और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने का कर्तव्य अंगीकार किया है। कारण जो भी हो, व्यक्तियों और समुदायों के विरुद्ध हिंसा से दूर रहने का कर्तव्य भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस कर्तव्य को सांप्रदायिक विद्वेषण की धारणा के साथ साथ अनेक प्रकार के बहाने बनाकर व्यक्तियों के विरुद्ध भीड़ की हिंसा की बढ़ती घटनाओं के आलोक में समझा जाना चाहिए। देश भर में बहुत सी घटनाएं हुई हैं, जिनमें चोरी, गोकशी, डायन का कार्य, बच्चा चोरी जैसे आरोप लगाकर निहत्थे और आरक्षित लोगों के विरुद्ध भयानक हिंसा का प्रयोग किया गया है। यहाँ तक कि उसका परिणाम मृत्यु भी हुआ है। राज्य में जनता के विश्वास पर जो कानून बने हैं, उनके अनुसार राज्य गलत कार्य करने वालों के विरुद्ध सुनवाई करता है और दंड भी देता है। लेकिन हमें यह अधिकार नहीं है कि हम किसी को दंडित करें अथवा नुकसान पहुंचाएं, भले ही हमें यह विश्वास हो कि उसने विभत्स कार्य किए हैं। नागरिक के रूप में हमें मस्तिष्क में यह अच्छी तरह बैठा लेना होगा कि राज्य की मशीनरी और न्यायालयों को भी यह अधिकार है कि वे गलत कार्य करने वालों को गिरफ्तार करें, रोकें अथवा दंडित करें। भीड़ का न्याय संविधान व्यवस्थाओं का उल्लंघन करता है। संवैधानिक अधिदेश का सम्मान करने के लिए यह अनिवार्य है कि हम हिंसक प्रवृत्तियों को निरस्त और अस्वीकार करें तथा सार्वजनिक संपत्ति के विनाश में शामिल न हो। संविधान में निमित हमारा 10वां मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ना और सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। राष्ट्र की प्रगति जनता की प्रगति पर ही नापी जा सकती है। अपने राष्ट्र को विकसित और आगे बढ़ाने वाला बनाने में सहयोग देने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी सीमाओं का विस्तार करें, रुचि के क्षेत्रों में गतिशीलता लाने की कोशिश करें और कर्तव्यों का पालन करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता की मुहिम चलाना समय की मांग है और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा से भरी दुनिया में टिके रहने की प्राथमिक आवश्यकता है। इसमें व्यावसायिक दायित्वों के प्रति सम्मान और सामूहिक गतिविधियों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 51A(j) के अंतर्गत हम सभी ने व्यक्तिगत
और सामूहिक कार्यों में श्रेष्ठता लाने की कोशिशें करने संबंधी कर्तव्य अंगीकार किया है, ताकि राष्ट्र अपने अभियानों और उपलब्धियों के क्षेत्र में लगातार ऊंचा उठ सके। श्रेष्ठता को उपलब्ध करने के दिशा में सहनागरिकों के साथ और श्रेष्ठता की दौड़ में किसी व्यक्तिगत इच्छा के आधार पर उन्हें पीछे न धकेलने की बात भी दिमाग में रखी जानी चाहिए। राष्ट्र की प्रगति उसकी विविधता भरे लोगों के सामूहिक विकास में देखी जानी चाहिए, क्योंकि संसाधनों और क्षमताओं की दृष्टि से हम सभी समान नहीं हैं। अतः हमारे प्रयास संपूर्ण समाज में गतिशीलता लाने में सहायता करने वाले होने चाहिए। संविधान में निमित 11वां और आखिरी मूल कर्तव्य है, यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। बालक के भविष्य निर्माण में शिक्षा जो भूमिका निभाती है, उससे समाज और राष्ट्र का विस्तार होता है। 12 खड़ी और अंकों को रट लेना भर शिक्षा नहीं है, बल्कि अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा अध्ययन, ज्ञान की साधना और दुनिया भर में फैले संसाधनों के रहस्यों से परिचित होना है। शिक्षा मस्तिष्क का विकास करती है और व्यक्ति को उसकी अपनी क्षमताओं का विकास तथा समाज में योगदान करने वाले विविध अवसर उपलब्ध कराती है। यह मूल कर्तव्य माता पिता तथा अभिभावकों को सरकार के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए आदेशित करता है कि राष्ट्र के प्रत्येक बालक, यहाँ तक कि पंक्ति के अंतिम बालक को भी प्राथमिक स्कूली शिक्षा का अधिकार मिले। युवाओं के संदर्भ में इस कर्तव्य का यह अभिप्राय भी है कि उन्हें राज्य के किसी एहसान के कारण शिक्षा नहीं मिली है, बल्कि बालकों को प्राथमिक शिक्षा देना सरकार तथा माता पिता के कर्तव्य का हिस्सा है। युवा इस आधार सूत्र को ध्यान में रखें और हर संभव उपाय से 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा को बढ़ावा दें। कर्तव्यों की सूची के बाद यह सोचा जाना आवश्यक है कि उनका कार्यान्वयन किस प्रकार संभव है। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका उपाय खोजने का प्रयास किया था और सन 2001 में इफेक्चुएशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स शीर्षक प्रपत्र प्रस्तुत किया था। कमीशन ने मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन को एक सीढ़ी माना, जिसका पहला पायदान व्याख्या और विस्तार, दूसरा जागरूकता और जानकारी, तीसरा अंगीकार और आत्मसात करना, चौथा आकांक्षा, पांचवा कार्यान्वयन अर्थात व्यवहार में उतारना बताया गया। मूल कर्तव्य नागरिकों की भागीदारी और कोशिशों तथा संवाद और परामर्श की बात करते हैं। अतः अनुच्छेद 51A के प्रावधानों के संपूर्ण कथ्य को समझने में सहायता के लिए यह आवश्यक है कि मूल कर्तव्यों का कार्यान्वयन नागरिक समूहों द्वारा किया जाए। अरस्तु ने कहा था कि संविधान की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संविधान की भावना के अनुसार नागरिकों की शिक्षा महानतम उपाय है। इस संदर्भ में जागरूकता पहला उपाय है, अर्थात नागरिकों में मूल कर्तव्यों के बारे में सूचनाओं और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना। इसे नागरिकों और सरकार द्वारा अनुषंगिक कार्य के रूप में किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मूल कर्तव्यों के स्वरूप को आपके सामने रखा गया है, तो अब आपको इसे प्रचारित करना है और अधिदेशों के बारे में अपने आसपास वाले लोगों से बात करनी है। इस उपाय से जागरूकता सबसे अच्छे ढंग से फैलेगी और प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान को न्यूनतम एक अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करेगा और इसी क्रम से हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी आवश्यकता यह है कि संविधान में निरूपित कर्तव्यों की पूर्ति के लिए हम संविधान और उसके मूल्यों का सम्मान करने तथा उनके प्रति प्रतिबद्ध रहने की संस्कृति को अपने मन से साध दें। हमारी शिक्षा व्यवस्था की एक भारी कमी है कि शिक्षा की धारणा को हल्का विकृत करके उसे रटने से जोड़ दिया गया है। इसके बावजूद
शिक्षा और अध्ययन की सच्ची भावना के उपाय द्वारा बौद्धिक विकास, जिज्ञासा के अंकुरण और आलोचनात्मक ढंग से सोचने को प्रोत्साहित किया जा सकता है। जब संविधान के आदर्श और मूल कर्तव्य हमारे मस्तिष्क में बैठ जाएं, तब हमारा कर्तव्य है कि हम इनसे जुड़ जाएं तथा हमारे कार्यों में इनके प्रति सम्मान का भाव प्रकट हो। इसका एक अभिप्राय यह भी है कि युवा नागरिक अपने परिचितों के बीच इस भावना को बढ़ावा देने की कोशिश करें। मूल कर्तव्यों से युवा पीढ़ी का गहराई और गंभीरता से परिचित होना अपने आप तीसरे कदम की गति प्रदान करेगा, जो कि दैनिक जीवन में इनके व्यवहार की आकांक्षा है। आकांक्षा के अनुसरण में यह युवा पीढ़ी सुनिश्चित करेगी कि वह संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्यों के अधिदेशों को अनुपालन करने के लिए सकारात्मक प्रयास करे। अंत में मूल कर्तव्यों का सार तत्व संविधान की अंतर्भावना एवं उसके आदर्शों के सम्मान तथा जन विकास की सहायता के लिए आवश्यक है। इस भावना को याद रखना और इसे थामे रखना भी आवश्यक है। संवैधानिक सिद्धांतों और मूल्य कर्तव्यों को स्वाधीन भारत के सपने से भी जोड़ा जा सकता है। इस संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जहां है निर्भय मस्तिष्क और गर्वोन्नत शिर, जहां है ज्ञान मुक्त, जहां आंतरिक दीवारों से टुकड़ों में नहीं तोड़ दिया गया विश्व, जहां शब्द अद्भुत सत्य के गर्भ में, जहां अनथक प्रयास पढ़ते बाहें फैलाए संपूर्णता की ओर, जहां तर्क की धवल धार नहीं भटकी मार्ग, निस्तब्ध मरुभूमि की निश्चेष्ट प्रकृति के रेत में, जहां तेरे द्वारा प्रेरित है मस्तिष्क, शाश्वत विस्तृत विचारों और कार्यों में, हे मेरे पिता, स्वाधीनता की उसी स्वर्ग में जागे मेरा राष्ट्र। हमारे संविधान ने एक ऐसा लोकतांत्रिक राज्य रचने का प्रयास किया है जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र और निर्भय हो। ज्ञान का स्रोत देखें, हमारे राष्ट्रध्वज में सफेद रंग की पट्टी सत्य और शांति को अभिव्यक्त करती है। विविधता में एकता का सिद्धांत, सह प्राणियों के लिए संवेदना, अखंडता की संरक्षा हमें आंतरिक दीवारों द्वारा तोड़ डाली गई धरती के टुकड़ों पर ऊपर उठकर देखने की प्रेरणा देते हैं। मूल कर्तव्य श्रेष्ठता के लिए प्रयास करने और राष्ट्रध्वज में विद्यमान धर्मचक्र मातृ स्वभाव से उत्पन्न जड़ता को छोड़कर अनथक विकास की दिशा में बढ़ने की प्रेरणा देता है। मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने वाला कर्तव्य औचित्यपूर्ण आधार पर कार्य करने को प्रेरित करता है। स्वाधीन भारत की संकल्पना उपनिवेशवाद से मुक्ति से कहीं अधिक बड़ी है। इसमें यह आकांक्षा है कि राष्ट्रवासी स्वतंत्र हों तथा सभी के अधिकार सुरक्षित रहें। स्वाधीन भारत की आकांक्षा है कि हम प्रयास करें, जिन कर्तव्यों को हमने और हमारे सहनागरिकों ने अंगीकार किया है, हमें उनका अनिवार्यतः पालन करना चाहिए। जय हिंद।